चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक होमवर्क पढ़े हैं उसके बाद क्या पढ़ते हैं, ठीक है। आज होमवर्क डे है 5 का ना, 5 का है। चलिए बताइएगा। एनसीईआरटी का होमवर्क है, पेज नंबर 18 ना। पेज नंबर 18 है। हाँ, एनसीईआरटी का होमवर्क है। बताइएगा, इसके पहले हम राष्ट्रपति का ही टॉपिक पढ़ रहे थे। बताइएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। बताइए। राष्ट्रपति को। हाँ, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, क्या होगा? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 है। कितना? अनुच्छेद 143 कह रहा है कि राष्ट्रपति, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आउट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जीवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, क्या होगा? भारत डाक संशोधन विधेयक 1986 में। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जीवी वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल को लेकर तो नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अंश निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं करते हैं। हाँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। कह रहा है वह राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, क्या होगा? डॉक्टर झाकिर हुसैन और श्री राम कोविंद। हाँ, नेक्स्ट है ये, बताइएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, पहला क्या है? संघ के मंत्री होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, और राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, अब भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी लोग होते हैं। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, क्या होगा? राष्ट्रपति के साइन के बाद, हस्ताक्षर के बाद वो बनते हैं। कह रहा है एक विधेयक जो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बनता है। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। कह रहा है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे,
नीलम संजीव रेड्डी थे। संजीव रेड्डी। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो क्या होगा? बराहगिरी, वेंकट गिरी। हाँ, बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? तो बीबी गिरी का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, लेकिन दो का देता है, दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के 3 से 5 वर्ष तक है। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन के 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? क्या होगा? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है कि धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार करने हेतु लौटने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। कह रहा है कि धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। आगे कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो क्या होगा? 15वां क्रम था। कौन सा 15वां क्रम था? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 12 साल तक, एवं जाकिर हुसैन जो है ना कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। सबसे ज़्यादा बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे कम अवधि तक बोलेगा 1 वर्ष 11 दिन तक कौन किए थे काम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ क्या क्या होती है? तो जब दंड देना न्यायालय द्वारा दिया गया हो उसको क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, और जब दंड संघीय विषय की संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तभी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, और जब दंडादेश मृत्यु दंड हो तो भी तभी क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति। आगे है ना कि द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है चैप्टर है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट। बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? बताइए क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित मतलब इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो क्या होगा? केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है, बताइएगा। अनुच्छेद है, विषय वस्तु क्या क्या है बताइएगा। कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 63 में है। हाँ, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है तो अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 64 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक नियुक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65 में। आगे बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में? बताइए। 66 में। कितना? 66 में। बताइए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना अनुच्छेद में? बताइए। कार्यकाल बोलेगा तो 67 में। कितना? 67 में। अगर बोले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो 66 में, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा तो 67 में। बताइएगा। नेक्स्ट क्या पहला है ना, देखिए अगर पूछेगा कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो क्या होगा? 63 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो 64 में, ठीक है।
और उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बोलेगा तो कितना आर्टिकल में है? तो 65 में है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा तो 67 में है। और नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल कितना अनुच्छेद में है? तो 68 में है। ठीक है, आगे है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कितना आर्टिकल में? तो क्या होगा? 69 में। कितना में? 69 में है। नेक्स्ट है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? 70 में है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बोलेगा 70 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय बोलेगा किस अनुच्छेद में है? 71 में। अब आवाज नहीं आ रहा, अब सही हो गया। आगे बताइएगा। अब है भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नाम दिया हुआ है, अब पदावधि दिया हुआ है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1552 से 1952 से 1962। हाँ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन। इनका जो पदावधि था 1952 से 1962 तक था। दूसरे कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका कितना था? 1962 से 1967। ठीक है, हाँ, 62 से 67। नेक्स्ट है, तीसरे कौन थे? तीसरे बोले उपराष्ट्रपति बड़ा बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। इनका कितना था? 67 से 69 था। ठीक है, बीबी गिरी का बोले 67 से 69। और चौथे कौन थे? तो श्री गोपाल स्वरूप पाठक थे। इनका कितना था? 69 से 74। कितना? 69 से 74। और पांचवा कौन थे? पांचवा उपराष्ट्रपति बोलेगा तो बीडी जती। कितना थे? 74 से 79। ठीक है, 74 से 79। और छठा बोलेगा तो कौन थे उपराष्ट्रपति? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका पदावधि था 1979 से 1984। ठीक है, आगे है सातवें कौन उपराष्ट्रपति थे? श्री आर वेंकट रमन थे। ठीक है, 1984 से 1987 तक रहे थे। अब आठवें उपराष्ट्रपति कौन थे? आठवें बोलेगा तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992। और नौवें उपराष्ट्रपति कौन थे? सी के आर नारायण, 1992 से 1997। और 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? 10वें बोलेगा तो श्री कृष्णकांत, ये 97 से 2002। 97 से कितने? 2002। और 11वें बोलेगा तो श्री भैरव सिंह शेखावत। कितना था? 2002 से 2007। और 12वें उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर हमीद अंसारी, 2007 से 2017। ठीक है, और 13वें बोलेगा तो श्री मोप्पा बापू वेंकैया नायडू। बस वेंकैया नायडू याद रखिएगा ना, 17 से 2022 तक। और 14वें राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है, 2022 से अब तक अभी वर्तमान में यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे बोलेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे बोलेगा तो बीबी गिरी, चौथे बोलेगा तो गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें बोलेगा बीडी जती, छठे बोलेगा तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और सातवां बोलेगा आर वेंकट रमन, आठवां बोलेगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और नौवां बोलेगा के आर नारायण, 10वां बोलेगा श्री कृष्णकांत, और 11वां बोलेगा श्री भैरव सिंह शेखावत, और 12वां हमीद अंसारी, और इसके बाद वेंकैया नायडू, इसके बाद आएगा जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्या होगा? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य का भाग नहीं लेते हैं? तो क्या होगा? राज्य विधान परिषद के सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन में के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सम्मिलित करके देता है? तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति को। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सम्मिलित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। अब आइए, राष्ट्रपति या तथा उपराष्ट्रपति में तुलना के पद की तुलना में क्या क्या अंतर होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद की तुलना में क्या क्या अंतर होता है? देखिए, इधर दिया हुआ राष्ट्रपति, इधर दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कह रहा है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो कौन? राष्ट्रपति। ठीक है,
और ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता कौन रखता है? उपराष्ट्रपति रखते हैं, ठीक है। और दूसरा में कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राष्ट्रपति में शामिल होते हैं निर्वाचन में। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। आगे है, इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति में क्या कर रहा है ना कि इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते शामिल होते हैं, और इनमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य जो है ना शामिल नहीं होते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से प्रभावित होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है भारत की संचित निधि से भारित होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइए केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष, ठीक है। आगे कह रहा है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए, ठीक है। 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री समानता किस सदन का सदस्य होता है? तो क्या होगा? लोकसभा का होता है। क्या होता है? लोकसभा का। भारत का प्रधानमंत्री समानता किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। आगे दिया हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है ना प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है? तो क्यों कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 75 है, ठीक है। अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया है। कह रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो क्या होगा? 6 माह तक, ठीक है। संसद का सदस्य नहीं होने पे कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। आगे आइए, कह रहा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो क्या होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? क्या होगा? अनुच्छेद 257। क्या? अनुच्छेद 257। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ेगा? अनुच्छेद 257। नेक्स्ट है कि लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो लाभ के पद का निर्धारण जो है ना संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो क्या होगा? विधायिका के। क्या होगा? विधायिका के। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CRK षणमुखम सेठी थे, ठीक है। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम सेठी थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री का। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का।
नेक्स्ट है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था, क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। चरण का स्पर्श नहीं हुआ था संसद में। आगे कह रहा है कि इस संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या होगा? अनुच्छेद 352 के 3 में। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352 के 3 में। नेक्स्ट है श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। कह रहा है कि श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होता है, तो क्या होगा? गोपाल स्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रति आधारित होता है, तो गोपाल स्वामी अयंगर। अब है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है उसके बारे में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो होता है ना, कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है। मंत्रिपरिषद होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है, और राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होता है। और जो मंत्रिमंडल होता है ये केवल क्या होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें आगे का दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो होता है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद जो है ना एक संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में चर्चा किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? तो 74 और 75 में किया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। और आगे है ना कि इसमें मंत्रिमंडल में क्या कह रहा है कि 40वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था। लेकिन मंत्रिमंडल जो है कब जोड़ा गया और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो क्या होगा? 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया ना, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। और आगे है मंत्रिपरिषद में कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या बोल रहा है कि व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। आगे चौथा पॉइंट में बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद में कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद का निर्देश देता है कि निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है महानिवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। कह रहा है कि महानिवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें जो है कि भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। पहले इसमें दिया कि भारत के जो है ना 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं भारत के महानिवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा कौन होते हैं? तो भारत के महाधिवक्ता, सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा होते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो भारत के जो है ना 3 विधि अधिकारी होते हैं, भारत के महानिवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं। आगे दिया हुआ कि भारत का प्रथम महानिवादी कौन था, तो क्या होगा? MC सीतलवाड़। क्या? MC सीतलवाड़। आगे कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो क्या होगा? महानिवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महानिवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महानिवादी होता है, ठीक है, भारत का महानिवादी होता है। आगे कह रहा है नेक्स्ट है कि भारत का महानिवादी किसका विधि सलाहकार होता है, तो क्या होगा? भारत सरकार का होता है। भारत सरकार। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा महानिवादी को सौंपे गए कार्य, जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो महानिवादी को कौन कौन कार्य देते हैं इसके बारे में दिया है। पहला क्या है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा क्या है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार करना। ये सब किसका काम है? राष्ट्रपति द्वारा जो है ना महानिवादी को काम दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महानिवादी किसके प्रसाद पद धारण करेगा, तो क्या होगा? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुसार ही चलता है। कह रहा है अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महानिवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, तो राष्ट्रपति। आगे कह रहा है कि भारत के महानिवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार होता है, परंतु वोट देने का अधिकार जो है नहीं होता है महानिवादी को, लेकिन जो है ना भाग ले सकता है। तो कह रहा है कि भारत के महानिवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने,
किसी भी संसदीय कमेटी सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। आगे कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो क्या होगा? महान्यायवादी का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? महान्यायवादी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। क्या है? आर वेंकट रमनी। आगे कह रहा है कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, ठीक है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर वैधानिक पद है, ठीक है। लेकिन महान्यायवादी का क्या है? संवैधानिक है, लेकिन महाधिवक्ता क्या है? तो वैधानिक है। आगे आइए। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। वीर नरहरि राव। कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता देता है। एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है कि संसद की लोक सेवा समिति, संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों की में कौन उपस्थित रहता है? तो क्या होगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। क्या है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्ष? 6 वर्षों का। नेक्स्ट है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोकलेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोकलेखा समिति का। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। कह रहा है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर होते हैं। नेक्स्ट दिया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित अनुच्छेद है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित अनुच्छेद है, दिया हुआ है। बताइएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? अनुच्छेद 148 में है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 149 में है। और संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद में है? 150 में है। संघ तथा राज्यों को के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति का सलाह बोलेगा तो 150 में है। नेक्स्ट है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट किस अनुच्छेद में है? 151 में है। क्या है? अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट बोले 151 में है। आगे कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। तो NCERT का होमवर्क खत्म हो गया। आज का चैप्टर है ना संगम काल है, ठीक है। संगम काल 1ली सदी ईस्वी में है, ठीक है। बताइएगा संगम काल का। कह रहा है कि लाल चेर के नाम से, बताइए लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी मतलब पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? क्या होगा बताइए? सेनगुटवन। क्या है? सेनगुटवन। कह रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगनी मतलब पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेनगुटवन है। बताया कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि का किससे संबंधित है? क्या होगा? जैन से है। क्या है? जैन से है। तमिल भाषा का मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो क्या होगा? बौद्ध धर्म से है। क्या है? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो क्या होगा? तो तोल्काप्पियम। निम्न में से कौन संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख नहीं हुआ है? कदम का नहीं हुआ है, चेर, पांड्य और चोल का हुआ है। नेक्स्ट है संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात था? बताइए। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे आइए, बताइएगा। नेक्स्ट कि तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण एवं काव्य से। क्या है? व्याकरण एवं काव्य से है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो क्या होगा?
तमिल भाषा में, क्या है, तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है, क्या होगा, पांड्य, क्या है, पांड्य। किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है, पांड्य। कह रहा है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है, क्या होगा, मामूल नार। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा छिपा रखा है, तो मामूल नार। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। कह रहा है इसमें राज दिया हुआ है और राजकीय चिन्ह दिया हुआ है। बताइए चेर का राजकीय चिन्ह क्या था, चेर का बोलेगा तो धनुष था, और चोल का बोलेगा तो क्या था, तो बाघ था, चोल का बाघ। और पांडे का बोलेगा तो क्या था, तो मछली। तो चेल का धनुष, चोल का बाघ, और पांड का बोलेगा तो मछली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। इसमें पुस्तक दिया हुआ है, यहाँ पे लेखक दिया हुआ है सूची 2 में। वह तुलका पीएम के लेखक कौन है, तुलका पियर है, ठीक है, तुलक पियर। तुलका पीएम बोलेगा तुलका पियर लेखक है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो इलांगो आडिगल, ठीक है, इलांगो डा आडिगल। और मणिमेकलाई का लेखक कौन है, शीतलय सतनार, शीतलय सतनार। आजीवक चिंतामणि का बोलेगा तो तिरुभक्त देवर, ठीक है। तुलका पीएम बोला तुलका पियर, शिल्पाधिकारम इंगालो आडिगल, मणिमेकलाई, शीतलय सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुक्त देवर। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और अर्थ दिया हुआ है सूची 2 में। बताइएगा कि कुरुंजी का अर्थ क्या होता है। कुरुंजी का अर्थ बोलेगा तो पहाड़ी होता है, क्या होता है, पहाड़ी होता है। पालई का क्या अर्थ होता है, पालई का बोलेगा तो मरुभूमि निर्जन स्थल होता है, ठीक है। मुलाई का बोलेगा तो क्या होता है, मुलाई का तो जंगल होता है, क्या होता है, जंगल। मरुदुम का अर्थ क्या होता है, मरुदुम का बोलेगा अर्थ तो कृषि भूमि होता है, क्या होता है, कृषि भूमि। और नेउल का अर्थ क्या होता है, तो तटीय प्रदेश होता है, ठीक है। तो कुरुंजी का बोलेगा तो पहाड़ी, पालई का बोलेगा मरुभूमि या निर्जन स्थल, मुलाई का बोलेगा जंगल, मरुदम का बोलेगा कृषि भूमि, नेउल का बोलेगा तटीय प्रदेश है। वही क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए। इसमें संगम दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में अध्यक्ष दिया हुआ है। बताइए प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे, अगस्त थे, क्या थे, अगस्त थे। और द्वितीय संगम का बोलेगा अध्यक्ष कौन थे, अगस्त एवं तुलका पियर थे। और तृतीय संगम का बोलेगा तो कौन थे, नक्कीरर, क्या है, नक्कीरर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि कपाटपुरम या अलैव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था, तुलका पीएम। और तुलका पीएम के लेखक कौन थे, तुलका पियर था। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया, क्या होगा, अगस्त। आयकर एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था, पांड्य नरेश ने, क्या, पांड्य नरेश ने। कह रहा है कि एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस शासक ने रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा, तो पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट कह रहा है कि तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल में को कहा जाता है, क्या, तमिल भूमि का बाइबिल, क्या है, तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको, शिल्पाधिकारम, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। आगे है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसको, तमिल काव्य का ओडिसी बोलेगा तो मणिमेकलाई, क्या है, मणिमेकलाई। नेक्स्ट है, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया, कारिकल ने किया, किसने किया, कारिकल ने। नेक्स्ट है, मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, मुजारिस बोलेगा तो चेर का था, किसका था, चेर का। नेक्स्ट है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है, क्या है, कावेरी डेल्टा का है। और किसके समझ में कहावत है ना कि जितनी जमीन पे एक हाथी लेट सकता है ना उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है, क्या है, कावेरी डेल्टा, ठीक है। आगे सुमेलित करें, हाँ, उपजाऊ। और इसमें सूची 1 में राज दिया हुआ, सूची 2 में प्रख्यात शासक है। बताइए चेर का राज्य का शासक कौन था, सेन गुटबन, क्या है, चेर का बोलेगा सेन गुटबन। चोल का बोलेगा तो चोल का कौन था, कारिकल था, चोर का कारिकल। और पांड का बोलेगा कौन था, पांड का नेनुजेलियन, ठीक है। आगे आइए, बताइएगा कि पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नामक लेखक ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे, तो कोलचय, क्या हो, कोलचय। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था, क्या, बिरकल या नाडुकुल। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, तो क्या होगा,
स्कंद या कार्तिकेय? कार्तिकेय। नेक्स्ट है संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कौन बोलेगा तो राजा, ठीक है। संगमकालीन में कौन बोलेगा राजा। कह रहा है हाँ, कौन को एवं मनन तीनों है। कौन को एवं मनन बोलेगा तो राजा के लिए होता था, राजा के लिए। नेक्स्ट है कौन सा संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए कुट का सही उत्तर चुनिए, क्या होगा? टोंडी और मुसिरी। हाँ, कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट में स्थित था? टोंडी और मुसिरी। नेक्स्ट है महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व। करा कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसे संबंधित है? तो कथानक में जैन तत्व। नेक्स्ट है मणिमेकलाई के लेखक कौन है? मणिमेकलाई के लेखक बोलेगा तो शीतलय सतनार। क्या है? शीतलय सतनार। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है गुप्त काल है। यहाँ से गुप्त काल स्टार्ट है। गुप्त काल का बोलेगा 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक है। 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व गुप्त काल का पीरियड था। अरे क्वेश्चन नंबर 1 बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा? श्रीगुप्त। क्या है? श्रीगुप्त। आप गुप्त किसके सामंत थे? तो क्या होगा? कुषाणों के। क्या हो? कुषाणों के। आगे आइए। कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कह रहा है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। अब है ना, कह रहा है कि बताइएगा कि प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का क्या हो, कौन सा शासक संबंधित था? क्या होगा? समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख बोलेगा समुद्रगुप्त। बिल्सन स्तंभ लेख बोलेगा तो क्या होगा? कुमारगुप्त। क्या है? कुमारगुप्त। भीतरीय स्तंभ लेख बोलेगा तो स्कंदगुप्त होगा। क्या होगा? स्कंदगुप्त। अब मंदसौर लेख बोलेगा तो बंधु बर्मन। क्या है? बंधु बर्मन। अब ठंडा का दिन आ रहा है ना, बारिश पड़ेगा, पढ़ने में मजा आएगा। गर्मी में बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है। अब टेंशन नहीं है, अब पढ़ाई दोगुना होगा। गर्मी बहुत परेशान। गर्मी का भी सीजन आ रहा है, खाने को भी मिलेगा। उससे शादी ब्याह से मतलब नहीं रखते हैं, शादी ब्याह में नहीं जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? क्या होगा? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट था। जितना शादी ब्याह में जाएगा ना खाना खाने, उतना पेट्रोल जल जाता है, उससे अच्छा घर में नहीं खा लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है ना कि गुप्त शासन क्या तब तो खा ले, इतना सोचिएगा तो। हाँ तो सही है। अरे कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? क्या बताइए? संस्कृत था। क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट कह रहा है इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? क्या होगा? समुद्रगुप्त। अगर भारत का नेपोलियन बोलेगा समुद्रगुप्त होगा, ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह होगा, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.S. स्मिथ ने कहा था, ठीक है, पुकारा था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? क्या होगा? कला एवं स्थापत्य के लिए, ठीक है। आयकर अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से है। क्या है? गुप्त काल से है। नेक्स्ट है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे, ठीक है। आगे कह रहे अजंता के चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। क्या है? बौद्ध धर्म से है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? क्या? नालंदा था। क्या था? नालंदा। कह रहा है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो क्या होगा? भानुगुप्त से है। क्या है? भानुगुप्त से है। नेक्स्ट है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा नेक्स्ट की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। क्या है? गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था, ठीक है, चीन का था। नेक्स्ट है सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो क्या होगा? बकाटक वंश। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो बकाटक का था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइएगा कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, कहा गया है? क्या होगा? समुद्रगुप्त को कहा गया है।
स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? क्या होगा? काहोम स्तंभ लेख में। क्या है? काहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त ने से अनुमति मांगी थी? बोध गया। बोध गया, अपना बोध गया। कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। क्या हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल में। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? क्या होगा? शकों को पराजित करने के बाद। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों की विजय को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट है कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली स्थित दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। फाहियान और हुएनसोंग ने किसके राज्यों को देखा था? बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा था। फाहियान और हुएनसोंग जो था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। नेक्स्ट है, धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन थे? बताइए। धनवंतरी बोले तो धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नेतृत्व नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक था। क्या था? राजतंत्रात्मक था। गुप्तकालीन शासक प्रणाली क्या था? राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो क्या होगा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। लेकिन बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, और जो है ना, इसमें बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है। आया करा जनता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17, 19। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक दरबार में जुड़े थे? तो क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे आइए, देखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत में क्लासिकल युग की क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अरे, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला का साहित्य क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त में हुआ था। क्या हुआ था? गुप्त काल में। बताइए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। ठीक है, दिनार कहते थे। गुप्त काल की सोने की मुद्रा क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव बोलेगा कालिदास। ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूराश्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में भूराश्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। क्या है? गुप्त काल का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। आगे का क्लास जो है ना, आप लोग होमवर्क पूरा कर लीजिए, क्योंकि बैटरी नहीं है मेरे इधर ना, कल सुबह से ही लाइट नहीं है, तो मोबाइल ना डिस्चार्ज हो गया है। आप लोग आगे का जो होमवर्क है ना उसको कर लीजिएगा, बाकी आगे का जो है ना होमवर्क हम करवा देंगे। ठीक है, सारा का डिस्कशन। बाकी आप लोग जो है यहाँ से जो है तो 44 नंबर क्वेश्चन से आप लोग होमवर्क तो पढ़े ही होंगे। बाकी सारे लोग जो है ना एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास का जो है होमवर्क आपको करवा देंगे, डिस्कशन का सारा। बाकी कुछ देर में आपका जो है नेक्स्ट आपकी जो होमवर्क मिलता है पर डे, आप लोग होमवर्क सभी लोग अच्छे से किया कीजिए। जितना होमवर्क अच्छे से पढ़िएगा ना, आपको फ़ायदा होगा। आप पहले एक बार होमवर्क अच्छे से पढ़ लीजिए, जब डिस्कशन क्लास आता है इसका अभ्यास वाला स्पेशल, उसको आप सभी लोग देखा कीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना, आप ही लोग के लिए इस तरह से क्लास आप लोग का करवाया जाता है कि आप लोग को जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो, आपको समझ में आए, हर क्वेश्चन को जो है ना एक तरह से मुँह पे रहे। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अगर बैटरी रहता तो हम पूरा क्लास को ज़रूर करवा देते। इसका SPD का साइंस भी करवा देते, और क्या बोलता है अथी इसका पूरा ये जितना होमवर्क दिए थे ना, ये डे 5 का सारा होमवर्क करवा देते, लेकिन नहीं हो पाया ना। आगे का हम करवा देंगे, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है आगे का हम अगले क्लास में, जो जब क्लास अपलोड करेंगे उसमें आपको करवा देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, तब तक लिए आप लोग को जय हिंद।